गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम सिंह, डायरेक्टर कंपटीशन वॉरियर्स। और आज हम एक अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं। और ये जो वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं, ये आपका जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है, स्पेशली फॉर बैंकिंग एंड एसएससी एंड रेलवेज एग्जाम। इसमें जो स्टैटिक जीके आपको आती है, उसके ऊपर हमने आज ये टॉपिक लिया है। देखिए, स्टैटिक जीके में जब हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके, इंडिया की स्टैटिक जीके आएगी, तो उसमें क्या है कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिलकर के पूरे भारत का निर्माण करती हैं। और अगर आपको इन स्टेट्स की पूरी नॉलेज है, इन यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आपको इंडिया से कहीं से भी सवाल आ जाए इंडिया की जीके पर, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, या हम करेंगे जब बच्चे हमारे यहाँ पर क्लासेस में पढ़ने आएंगे, कि हमने डेली बेसिस पर 2 या 3 स्टेट्स उनको करवानी होती हैं। और आज उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक स्टेट लेकर के आए हैं जिसका नाम है सिक्किम। देखिए, सिक्किम जो है ना, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। लेकिन भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोला जाता है, जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है, उन 7 स्टेट्स के अलावा इस स्टेट को अलग से रखा गया है, और ये है सिक्किम। ये भी भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, लेकिन ये 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं है, जिसमें आपकी असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स आती हैं। ठीक है जी। तो आज हमने सिक्किम को डिस्कस करना है। देखिए, जहाँ तक स्टैटिक जीके का सवाल होता है ना, तो उसमें जोग्राफिकल पोर्शन बड़ा इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जोग्राफी में भी 3 टाइप्स की जोग्राफी की बात की जाती है। आपकी सबसे पहले आती है फिजिकल जोग्राफी, यानी कि आपके पहाड़, नदियाँ, नाले, ये सब आपकी फिजिकल जोग्राफी का पार्ट है। दूसरा है आपका सोशल जोग्राफी, यानी कि आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषाएं, आपका खाना पीना, आपकी ड्रेसेस, आपके फेस्टिवल्स, ये सब आपकी सोशल जोग्राफी का पार्ट है। और इसके बाद तीसरी जो जोग्राफी का पार्ट होता है वो है इकोनॉमिक जोग्राफी। जैसे कि जिस तरह की भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम जो स्टेट है, ये भारत की ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कार्डामोम यानी कि इलायची का प्रोडक्शन करती है। तो ये इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि ये इसका प्रोडक्शन करती है और उसको बाजार में सेल करती है, पूरी दुनिया में उसको सेल करती है, भारत में भी इसको सेल करती है। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कार्डामोम प्रोडक्शन करने वाली स्टेट कौन सी है, तो वो है सिक्किम। इस तरह से हमने इसकी जीके को कवर करना होता है, और उसी एंगल से हम आज इसको कवर करेंगे। लेकिन अगर सिक्किम की बात करें, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करता है। यानी कि एक साइड में उसके हमारा जो सिक्किम स्टेट है उसको टच कर रहा है चाइना, एक तरफ से उसको टच कर रहा है नेपाल, और एक तरफ से उसको टच कर रहा है भूटान। देखिए, हमने मैप बनाया है यहाँ पर सिक्किम का, और मैप से हम ज्योग्राफी को या फिर जीके को पढ़ते हैं, तो हमें वो जीके ध्यान में याद में रहती है। यही हमारा तरीका है कि हम बच्चों को थ्रू मैप्स ये जो जीके है वो करवाते हैं। तो देखिए, सिक्किम का ये मैंने मैप बनाया है। इसमें मैंने बताया है कि वेस्ट साइड से इसको नेपाल टच कर रहा है, यानी कि वेस्ट सिक्किम को नेपाल टच कर रहा है। इसके ईस्ट साइड में देखिए ये भूटान इसको साउथ ईस्ट में टच कर रहा है। ठीक है जी। और नॉर्थ में इसको टच कर रहा है चाइना, और ईस्ट में भी इसको, नॉर्थ ईस्ट में भी इसको टच कर रहा है चाइना। तो देखिए, अभी ये स्टेट ना न्यूज में रही है, क्योंकि 9-10 मई के आसपास की बात है। यहाँ पर चाइना, सिक्किम का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, मैंने आपको बता दिया है। तो चाइना की फोर्सेस और इंडिया की फोर्सेस में स्किर्मिशेस हुए, स्कफल हुए, यानी कि हाथापाई हुई, और बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर बना रहता है। ठीक है जी। कि किनका बॉर्डर के वो लोग बोलते हैं कि आपने हमारे टेरिटरी में एंटर किया है, इंडियंस बोलते हैं कि चाइनीज ने उसको एंटर किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में आ गई, वो थी नाथू-ला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगे नाथू-ला के साथ। देखिए, नाथू-ला या नाकू-ला, ये दोनों अलग अलग लोकेशंस हैं। मैं आपको बता दूं, ला का मतलब होता है तिब्बत भाषा में पास, यानी कि ये सारा बर्फ से, पहाड़ों से बर्फ से ढका हुआ सारा एरिया है, इलाका है। पहाड़ों ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो यहाँ पर ये रास्ते बड़े दुर्गम हैं, और उनको पासेस के थ्रू, यानी कि कुछ ऐसे संकरे रास्ते हैं जिनके थ्रू आपकी मूवमेंट होती है। आप अपना सामान एक से दूसरी जगह पर भेजते हैं या खुद मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो चाइना के साथ जो भारत का व्यापार चलता है वो एक्सक्लूसिवली नाथू-ला से चलता है, और नाथू-ला जो है वो ईस्ट सिक्किम का पार्ट है, यानी कि भूटान बॉर्डर है और उसके बाद चाइना बॉर्डर है। यहाँ पर है नाथू-ला, जो कि पहला हमारा ऐसा जो कन्वेंशनल ला है, पास है, जिसको व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाइना का और भारत के फौजियों का जो स्कफल हुआ है, जो हाथापाई हुई है, वो यहाँ पर ना हो, नाथू-ला पर ना होकर के नाकू-ला पर हुई है। और नाकू-ला कहाँ पर है? नॉर्थ सिक्किम का ये पार्ट है। देखिए, यहाँ पर चाइना का और इंडिया का बॉर्डर टच कर रहा है, सिक्किम यहाँ पर चाइना को टच कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया की आउटपोस्ट, यानी कि एक फौजी, लास्ट
लोकेशन फौजियों की एक पोस्ट की यहाँ पर है और यहाँ पर ही चाइना और भारत के फौजियों का हाथापाई हुई है। और इसीलिए नाकुला, अगर पेपर आज के दिनों में हो रहे होते तो डेफिनेटली पेपर सेटर इस सवाल को लेकर के आता कि भारत और चाइना का जो आर्मीज हैं, कि जो सोल्जर्स हैं, उनका कन्फ्लिक्ट कहाँ पर हुआ है। तो वहां वो प्लेस का नाम है नाकुला। तो आपको यहाँ पर पता हो जाना चाहिए कि नाकुला और नाथुला दोनों डिफरेंट हैं और नाकुला की लोकेशन क्या है और नाथुला की लोकेशन क्या है। ऐसे और भी पासेस सिक्किम में है, तकरीबन 8 ऐसे पासेस हैं, लेकिन ये ही 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनके बारे में पेपर में सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि जो अभी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब हम सिक्किम की जो बात करते हैं कि सिक्किम देखिए ये यहाँ पर एक किंगडम थी, यानी कि एक रजवाड़ा था, यहाँ पर राजा का शासन था। ठीक है जी। और नामाग्याल नाम की एक डायनेस्टी थी, एक वंश था जिसका यहाँ पर राज था। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इसको सिक्किम को एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बना दिया, यानी कि वहां पर किंगडम खत्म नहीं हुई, राजा वहां पर बना रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान हमें सुरक्षा दे, हम हिंदुस्तान के साथ हैं यहाँ पर, और हिंदुस्तान हमें छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह रखे। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टरेट स्टेट सिक्किम को दर्जा मिल गया। और उसके बाद 1975 तक आते आते वहां पर एक विद्रोह हुआ, राजा के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमें राजा नहीं चाहिए और हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। तो इसीलिए वहां पर जब रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम एक पॉलिटी से लिया हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट वोटिंग। किसी भी मैटर को आप सेटल करने के लिए जब डायरेक्ट वोटिंग का सहारा लेते हैं तो उसको बोला जाता है रेफरेंडम। और यहाँ पर रेफरेंडम किया गया कि कौन भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, कौन भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और यहाँ पर फुल फ्लेज मेजोरिटी मिली कि यहाँ के सिक्किम के जो लोग थे उन्होंने रेफरेंडम में यस करके, मतलब 100% यस करके ये बताया कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और 36th अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में 36th अमेंडमेंट के साथ ये सवाल बन जाता है कि किस अमेंडमेंट के साथ सिक्किम भारत का हिस्सा बना। तो 36th अमेंडमेंट के साथ भारत का हिस्सा बन गया सिक्किम, और ये बनी भारत की 22nd स्टेट, 22वीं स्टेट भारत की ये बन गई, 22वां राज्य भारत का बन गया सिक्किम स्टेट 1975 में। 16 मई 1975 को इसका जन्म हुआ सिक्किम स्टेट का भारत में। ठीक है जी। तो ये 2-3 सवाल यहाँ से बन जाते हैं कि इसकी फॉर्मेशन डेट पूछ ली जाती है कि किस दिन सिक्किम बना, तो वो 16 मई 1975 को बना। 36वीं संविधान में संशोधन करके बना, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बना, और 22nd स्टेट ये बना। ठीक है जी। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट सवाल बैंक और एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं और उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है जी। जैसे पूछा जाता है कि भारत की लीस्ट पॉपुलेटेड से सबसे कम जनसंख्या वाली स्टेट भारत की कौन सी है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एरिया वाइज भारत की सबसे छोटी स्टेट, यानी कि जिसका एरिया सबसे कम है, वो स्टेट है गोवा। और दूसरे नंबर पर कौन सी स्टेट आ जाती है, वो फिर आ जाती है आपकी सिक्किम। तो आपको ये सारे मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। देखिए दुनिया के अंदर जो सबसे पूरी पृथ्वी पर ऊंची आपकी पहाड़ी मिलती है, जिसको हम माउंटेन बोल देते हैं, वो है माउंट एवरेस्ट, और वो इसी एशिया कॉन्टिनेंट में मिलती है। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी वो हिमालयाज का हिस्सा है। और हिमालयाज जो फैले हुए हैं वो आपके मान के चलिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, भूटान, यहाँ और म्यांमार, ये सारा जो एरिया है ये हिमालय की श्रृंखलाओं से ढका हुआ है, हिमालय की श्रृंखलाओं का यहाँ पर वास है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है और ये भारत में नहीं मिलती, ये नेपाल में मिलती है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है कैंचनजंगा, ठीक है जी, ये कहाँ मिलती है, सिक्किम में। तो दुनिया की नंबर 3 की पहाड़ी हाइट के वाइज के हाइट में नंबर 3 पर जो पहाड़ी है वो है कैंचनजंगा। लेकिन भारत की ये सबसे ऊंची पहाड़ी है 8500 समथिंग मीटर्स के साथ, इसका भारत में नंबर 1 स्थान है और दुनिया में नंबर 3 स्थान है। और माउंट एवरेस्ट के बाद जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है केटू। ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो सिक्किम में मिलती है। ठीक है जी। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू के सिक्किम की कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं सिक्किम की। एक तो है तीस्ता, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता, और दूसरी है रणगीत। देखिए तीस्ता रिवर है ना, इसका ओरिजिन होता है चाइना में। चाइना में ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सारा तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है जी। तो तिब्बत से ये निकलती है और उसके बाद इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया में ये एंटर करके और फिर ये वेस्ट बंगाल से, यहाँ से वेस्ट बंगाल से जाती हुई बांग्लादेश से निकलती हुई बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है।
तीस्ता रिवर, ठीक है जी। और तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा भी चाइना से निकलती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर करती है, ठीक है जी। उसके बाद वो फिर इंडिया से होती हुई, बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो तीस्ता जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। और तीस्ता रिवर की एक और सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, रणगीत, ठीक है जी। ये भी तीस्ता में मिलती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये दो रिवर्स हैं, तीस्ता एंड रणगीत, ये मेन रिवर्स हैं किसकी, सिक्किम स्टेट की। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत, हिंदुस्तान हम कहते हैं कि भारत, इसकी भाषा है हिंदी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिंदी इतनी यूज में नहीं होती। वहां पर ज्यादा वहां की या तो लोकल लैंग्वेजेस, उनकी स्टेट लैंग्वेजेस, या फिर इंग्लिश, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस की मैं आपको बात कर दूं तो यहां पर सवाल डालता है पेपर सेटर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी नहीं है, तो हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है सिक्किम की। सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। सिक्किमीज जो वहां के लोकल नेटिव जो इस्तेमाल करते हैं भाषा, उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेपाली। देखिए नेपाल देश है जो, वहां नेपाली जो भाषा है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिक्किम की। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिक्किम में लोग रहते हैं, 67% से भी ज्यादा लोग जो रहते हैं वो नेपालीज हैं, नेपाली ओरिजिन है उनका, और वहां से आकर के वो यहाँ पर सेट हुए हैं सिक्किम में, ठीक है जी। इसीलिए नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है किसकी, सिक्किम स्टेट की। और जो हमारा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज की बात करी गई है संविधान के अंदर, उसमें नेपाली लैंग्वेज को भी संवैधानिक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और ऑफिशियल लैंग्वेज ये बन गई है सिक्किम की, इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा। देखिए ये लेप्चा है ना, ये यहाँ के ट्राइब हैं, ये यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के सबसे पुराने, सबसे पहले रहने वाले जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, ट्राइब्स जो थे, वो लेप्चास थे। लेप्चास एंड भूटिया, दो यहाँ पर ट्राइब मिलते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन लेप्चा सबसे यहाँ पर पुराने रहने वाले यहाँ के वासी हैं, और इसीलिए लेप्चा लैंग्वेज को भी यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम के ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा है। और लेप्चा लैंग्वेज बोलने वाले कौन है, लेप्चा ट्राइब, यानी कि आदिवासी, ठीक है जी। यहाँ पर धर्म कौन सा सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस में है, तो देखिए नेपाली लोग हैं, नेपाली ओरिजिन के हैं, लेकिन धर्म यहाँ पर सबसे ज्यादा चलता है हिंदुइज्म। हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के साथ जुड़ी जो प्रैक्टिसेस हैं वही सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रचलित हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है बुद्धिस्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर चाइना यानी कि तिब्बत से लगने वाला बॉर्डर है, और तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म बहुत फ्लोरिश हुआ, और बौद्ध धर्म हिंदुस्तान ही ने ही दुनिया को दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा ये चाइना या और आपके साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, चाहे वो आपका जापान हो, साउथ कोरिया हो, ठीक है जी, वहां पर इसको बहुत ही ज्यादा मतलब के लोगों ने इसको अपनाया है। तो हिंदुइज्म सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रचलित धर्म है, और उसके बाद है बुद्धिज्म, ठीक है जी। तकरीबन 27% लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, और तकरीबन धर्म के हिसाब से हम मान के चले तो काफी सारी तकरीबन 50% के आसपास यहाँ पर हिंदुइज्म को भी फॉलो किया जाता है, और इससे ज्यादा। देखिए फेस्टिवल्स की बात आ जाती है, अब ये सोशल ज्योग्राफी आ गई है यहाँ पर, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, रिलीजन में भी, फेस्टिवल्स में भी। जो त्योहार है, देखिए लोसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक त्योहार है इसका, और भी छोटे मोटे त्योहार इसके हैं, लेकिन लोसर जो है वो पेपर में सेट होता है कि LOSAR, लोसार जो है ये तिब्बतन्स इसको नए साल के रूप में मनाते हैं, और जो तिब्बतन अपना नया साल मनाते हैं उसको बोला जाता है लोसार। और भारत के ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी का मंथ जो होता है उस वक्त लोसार मनाया जाता है सिक्किम में, और इसको बहुत धूमधाम से ये लोग मनाते हैं सिक्किम में। जिस तरह से हम नॉर्दर्न इंडियंस दिवाली मनाते हैं और साउथ इंडियंस पोंगल मनाते हैं, या बंगालीज दुर्गा पूजा मनाते हैं, उस तरह से जो सिक्किमीज हैं ये लोसार को मनाते हैं, और तिब्बतन न्यू ईयर की जो शुरुआत होती है उसको लोसार बोला जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि नेपालीज यहाँ पर हैं 67 के आसपास, नेपाली ओरिजिन के जो लोग हैं, इसीलिए देखिए लैंग्वेज में नेपाली भी और सिक्किमीज दोनों लैंग्वेजेस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये दो लैंग्वेज यहाँ पर प्रोमिनेंस में है, हिंदी यहाँ पर प्रोमिनेंस में नहीं है। इसके अलावा लेप्चा भी यहाँ पर प्रोमिनेंस में है, ठीक है। देखिए अब हमने बताया है कि यहाँ पर बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित है, और बुद्ध धर्म में जो आपका वर्शिपिंग प्लेस है, जहाँ पर पूजा होती है, उसको हम बोल देते हैं क्या, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री मीन्स जिसको हम बोला जाता है कि चैत्याज एंड विहारास। देखिए चैत्याज एंड विहारास होता है, चैत्याज जहां पर वो पूजा करते हैं, ठीक है जी। तो मोनास्ट्री जो है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री है, रुंगटैक मोनास्ट्री। तो आपको सिंपल सीधा सवाल आएगा कि रुंगटैक मोनास्ट्री किस स्टेट में है, तो वो आपको बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे देगा, इवन J&K भी दे देता है, ठीक है जी। तो रुंगटैक मोनास्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि ये सिक्किम में है, ठीक है जी।
16वें करमापा, जो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु थे 16वें करमापा, जब वो 1959 में 1959 में जब तिब्बत में चाइना का अत्याचार इतना बढ़ा हुआ था और वहां से वो भागकर हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आए, तब उन्होंने आकर इस रूमटेक मोनास्ट्री को, जो कि जर्जर हालत में पड़ी थी, इसको आकर के दोबारा से इसको ठीक किया, रख रखाव किया और यहाँ पर रूमटेक मोनास्ट्री को उन्होंने प्रॉपर वो मतलब अपनी पोजीशन में लेकर के आए, ताकि बौद्ध धर्म यहाँ पर फैलना शुरू हो हिंदुस्तान के अंदर, इस स्टेट में। ठीक है जी। देखिए, अब हमने ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी पर दोबारा फिर एक बार शिफ्ट मारेंगे कि यहाँ का नेशनल स्टेट एनिमल पूछ लिया जाता है और वो है रेड पांडा। देखिए, रेड पांडा एक बहुत ही चार्मिंग आपका एनिमल है, मैमल है। ठीक है जी, ये इनका स्टेट एनिमल है रेड पांडा। ठीक है जी, और रेड पांडा चाइना में भी मिलता है, इसके अलावा जितने भी ठंडे इलाके हैं वहां पर ये मिलता है। और ये बांस जो है, बैम्बूस जो है, वो इसको खाता है, वो इसकी खुराक है। ठीक है जी, तो रेड पांडा पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट का आपका स्टेट एनिमल है, तो वो है सिक्किम का। ठीक है जी। देखिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले आपको बता गया हूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डामम की। कार्डामम मींस इलायची। ठीक है जी। इसके बाद ट्राइब्स की बात कर रहे हैं हम, तो कौन कौन से ट्राइब्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने बता दिया कि भूटियाज एंड लेपचाज, दो ट्राइब्स हैं यहाँ पर, दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भूटियाज एंड लेपचाज हैं। इसके अलावा और भी हैं 2-3, लेकिन हमने आज याद करना है वो मेन में पहले इसको याद कर लेना है। तो लेपचाज सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट है, सबसे पहले यहाँ पर आकर बसने वाले लोग हैं और वो भी तिब्बत वाले इलाके से आकर यहाँ पर बसे हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर है भूटियाज। देखिए, 2003 के आसपास की बातें हैं। ये स्टेट इतनी इन्वायरमेंटल कॉन्शियस है कि इसने सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनिक एक्टिविटीज में डाला कि हम जितनी भी तरह की हमारी एग्रीकल्चर करेंगे वो ऑर्गेनिक बेस्ड होगी। ठीक है जी। तो देखिए, इंडिया की जो पहली ऑर्गेनिक स्टेट बनी वो सिक्किम बनी और 2003 से लेकर के 2016-17 तक आते आते इसने अपनी सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को ऑर्गेनिक ओरिएंटेड कर दिया है। और सवाल बनता है कि भारत की सबसे नंबर 1 पहले नंबर पर बनने वाली स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है, तो वो है सिक्किम। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखते जाने हैं। ठीक है जी। और देखिए, अब एक और सवाल आ गया छूटता, वो हम देख लेते हैं यहीं पर ही, कि कई बार निकनेम पूछ लिया जाता है। देखिए, निकनेम, सिक्किम का निकनेम क्या है? सिक्किम को का एक और नाम है जिसको उनकी लोकल भाषा में बोला जाता है वैली ऑफ राइस, के चावल की घाटी। लेकिन देखिए, चावल यहाँ पर होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता कि हम बोले कि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है चावल की ये स्टेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको वैली ऑफ राइस बोला जाता है या फिर हिडन वैली ऑफ राइस भी सिक्किम स्टेट को बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। फूड में देखिए, नॉर्थ ईस्ट का फूड इंडिया में भी इधर नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत चलने लगा है। और आप आम देखते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं शाम को कि मोमोज लोग खाने जाते हैं। तो मोमोज जो है ना, ये इनका बोल सकते हैं कि इनका रोजमर्रा के जो डे टू डे लाइफ में जो लोग खाना खाते हैं उसमें ये मोमोज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। वेज मोमोज होते हैं, नॉन वेज मोमोज हैं, आपने सुना है। लेकिन जो पेपर में सवाल बनता है वो मोमोज से नहीं बनता, वो थुक्पा से बनता है। देखिए, इनका एक और फूड है थुक्पा। वो थुक्पा क्या है? बेसिकली देखिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, तिब्बतन इन्फ्लुएंस है। तो क्या है, ये एक नूडल बेस्ड एक आपकी ऐसी ग्रेवी है, ये एक ऐसा सूप बनाते हैं, सूप में नूडल्स होते हैं और उसको वो खाते हैं और उस सूप बेस्ड नूडल्स को बोला जाता है थुक्पा। तो थुक्पा जो कुजीन है, जो फूड है, वो किस स्टेट का है? सिक्किम स्टेट का है। ठीक है जी। और यहाँ का एक प्लांट है, एक फ्लावर है जो इनका स्टेट फ्लावर है, वो पेपर में पूछा जाता है, वो है रोडोडेंड्रोन। ठीक है, रोडोडेंड्रोन इनका स्टेट फ्लावर है। और वो मैंने इसलिए अब जिक्र किया क्योंकि अब हम इनके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बैंक्स में आम पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए, यहाँ पर ना इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और वो है कैंचनजंगा, क्योंकि कैंचनजंगा की पहाड़ी मिलती है, तो कैंचनजंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है। और तकरीबन 30 से 35% एरिया पूरे सिक्किम स्टेट का इसी नेशनल पार्क ने घेरा हुआ है। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को कुछ ऐसी ब्रांडिंग्स करता है कि जिसमें वो कहता है कि जब हमने इसको ब्रांड यूनेस्को हेरिटेज साइट बना दिया है तो आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी वजह से यहाँ के फ्लोरा एंड फौना, यानी कि यहाँ की वनस्पति को और यहाँ के जीव जंतुओं को आपको बचाना है, जो कि जिनके ऊपर के किसी तरह का खतरा बन गया है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मीन्स मैन मेड एक्टिविटीज। जब इंसान अपने पैर रखता है इन जमीनों पर, जंगलों पर, इन खलियानों में, तो वो डेफिनेटली इनको नुकसान पहुंचाता है और फिर वहां से वनस्पति और जीव जंतु लुप्त
विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से यूनेस्को जो है उन साइट्स को अपने अंडर ले लेता है, और उन्होंने ये भी कंचनजंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया है, और इसको मिक्स्ड साइट भी बनाया गया है। देखिए, ये इंडिया की पहली साइट है जो मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड साइट का मतलब क्या है कि वो साइट जिसको नेचुरली भी बचाया जाएगा और कल्चरली भी बचाया जाएगा, कि यहाँ का जो कल्चर है उसको भी बचाया जाएगा, और यहाँ की जो आबो हवा है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ का फ्लोरा एंड फोना है, उसको भी बचाया जाएगा। उसके लिए ऐसे इंतजाम किए जाएंगे। तो देखिए, सिक्किम स्टेट जो है भारत के अंदर 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो उसका भी सेम वही मतलब है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर वनस्पति इतनी गहन होती है, जहां पर जीव जंतु इतने ज्यादा मिलते हैं, और वो सिर्फ उसी लोकेशन पर मिलते हैं, दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। इसलिए उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और जब ये जीव जंतु, ये वनस्पति, ये खतरे में आ जाते हैं, एंडेंजर्ड हो जाते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, तो इनको प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। और जब इनको संरक्षित किया जाता है तो यही प्लेसेस हॉटस्पॉट बन जाती हैं। तो भारत में ऐसे 4 हॉटस्पॉट्स हैं, और ईस्टर्न हिमालयस को पूरे को आपको हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में लिया गया है, और इसी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उसमें सिक्किम स्टेट भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ गई है। ठीक है जी। तो पहला नेशनल पार्क हमने कंचनजंगा कर लिया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमने कर लिया है। ये इंडिया की पहली बिग साइट है, ये हमने कर लिया है। उसके बाद जो पेपर में पूछा गया वो है मैनम। देखिए, मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड पांडा मिलता है। यहाँ पर कंचनजंगा में भी रेड पांडा मिलता है, लेकिन मैनम में भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपका क्या मिलता है, रेड पांडा। ठीक है जी। और भी यहाँ पर आपको एंडेमिक जो आपका है, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, फ्लोरा एंड फोना, वो यहाँ पर मिलता है। तो मैनम पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि कंचनजंगा के बारे में हर कोई जानता है, इसलिए पेपर सेटर कंचनजंगा को छोड़ करके दूसरे पर शिफ्ट कर जाता है, और जब वो शिफ्ट करता है तो वो मैनम पर शिफ्ट करता है, या फिर शिगवा पर। देखिए, मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हमने बात करनी है शिगवा रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी। देखिए, रोडोडेंड्रॉन क्या है, इनका स्टेट फ्लावर है। तो यहाँ पर आपका शिगवा रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी, मतलब इससे नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर इस फ्लोरा को संरक्षित किया गया है। यहाँ पर इस तरह के फूल बहुत मिलते हैं रोडोडेंड्रॉन के, जो इनका स्टेट फ्लावर भी है। ठीक है जी। तो देखिए, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। मैंने आपको इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आपने आज इसको याद कर लिया तो एक स्टेट आपकी तैयार है। और स्टैटिक जीके, खास तौर पर बैंकिंग की जीके जो है उसको वो कवर कर जाते हैं यहाँ से। इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा आपका, जहां तक बैंकिंग की जीके का सवाल है, और एसएससी की जीके का, रेलवेज की जीके का। ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, और विद द हेल्प ऑफ मैप याद करने की आपको कोशिश करनी है, जिससे आपको चीजें दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।